गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज व्याकरण के अंतर्गत आपको समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। समास का क्या अर्थ है, पहले इस पर ध्यान देंगे। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात किसी चीज को सीमित करना, संक्षेप में व्यक्त करना ही समास कहलाता है। समास के अंतर्गत दो पद होते हैं, एक को कहते हैं हम समस्त पद, दूसरे को समास विग्रह। जब समस्त पद को बड़े रूप में व्यक्त करना वो कहलाता है समास विग्रह। समास के प्रकार, अब हम उन्हीं समास के प्रकारों पर ध्यान देंगे जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास, नंबर 2 पे द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। ये 4 समासी आपके कोर्स में है और इस पर हम ध्यान देंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, किसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं? तत्पुरुष समास वो है जिसका दूसरा पद प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है। और तत्पुरुष समास के पूर्व पद अर्थात पहले वाले पद में हमेशा कारक के हिसाब से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रथमा को छोड़ करके द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक तत्पुरुष समास होता है। पहले हम बताएंगे आपको द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष क्या है? समास विग्रह करने के बाद जब पहले पद में अर्थात पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए वो कहलाता है द्वितीया तत्पुरुष। अब मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखो, ये ग्राम गता, ये कहलाता है समस्त पद, इसको एक साथ हमें लिखना है। और जब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रामम गता। ग्राम में द्वितीय विभक्ति लग गया, ग्रामम गता। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा और आप उदाहरण देखिए, शरणागता, इसको ये भी द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है। जब हम इसे समास विग्रह करेंगे तो शरण जो पूर्व पद है इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, शरणम आगता। अगला देखिए दुखातीता, इस ठीक वैसे ही दुखम अतीता। तो द्वितीय तत्पुरुष मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जिस समास के पूर्व पद में हमको द्वितीय का लगाना है वो द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष का मतलब है पूर्व पद में समास विग्रह के बाद तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, रोग मुक्ता, ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। समास विग्रह करने के बाद रोग में तृतीय विभक्ति लगा देंगे, रोगेन मुक्ता। ठीक वैसे ही गुण युक्ता, गुणेन युक्ता, धनहीना, धनेन हीना। अब आगे बढ़ते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष का मतलब है कि समास विग्रह करने के बाद पूर्व पद में अर्थात पहले पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसके उदाहरण आप ध्यान दीजिए। पहला है देश भक्ति। जब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश का चतुर्थी क्या होता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम? देशाय भक्ति। ठीक है, देश का चतुर्थी होगा देशाय भक्ति। पाठशाला, पाठाय शाला। गुरु दक्षिणा, गुरुवे दक्षिणा। गुरु का चतुर्थी गुरुवे होता है। ठीक है। अगला हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष का भी वही अर्थ है कि समास विग्रह करने के बाद पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे धर्म भ्रष्टा, धर्मात् भ्रष्टा। सिंह भीता, सिंहात भीता। ऋण मुक्ता, ऋणात् मुक्ता, अर्थात ऋण से मुक्त, शेर से भय, धर्म से भ्रष्ट। ठीक है। अब अगले हम आगे बढ़ते हैं, आता है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष का भी वही अर्थ है कि समास विग्रह के बाद पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है आपको। अब इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, पहला उदाहरण है राजपुरुषा। जब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राज का षष्ठी क्या होता है? राज मतलब राजन, मूल शब्द क्या है? राजन। उसका षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? राज्ञा, राज्ञा पुरुषा। वैसे ही देखो दूसरा उदाहरण देखिए, जलधारा, इसका षष्ठी में क्या हो जाएगा? जलस्य धारा। मानव शक्ति, मानवस्य शक्ति। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, बाकी आप लोगों को आपके बुक्स में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला तत्पुरुष समास जो है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष का भी वही अर्थ होगा कि समास विग्रह के बाद पूर्व पद में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कला प्रवीणा, जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कला का सप्तमी, कलायाम प्रवीणा।
गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। समझ में आ गया? अब ये था आपका तत्पुरुष समास। उसके बाद जो आपके सिलेबस में दूसरा समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में भी मैं आपको कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूँ। द्वंद्व समास का देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो कहलाता है द्वंद्व समास। ठीक है। अब द्वंद्व समास का चा अर्थे द्वंद्व यहां देख रहे हैं लिखा है, अर्थात द्वंद्व समास में हमेशा चा का प्रयोग होगा। ठीक है। और दोनों पूर्व पद और उत्तर पद, समास विग्रह के बाद दोनों पद के बाद आपको चा का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, माता पितरौ, क्या हो जाएगा समास विग्रह के बाद? माता चा पिता चा। लव कुशौ, क्या हो जाएगा? लव चा कुशा चा। हरि हरौ, क्या हो जाएगा? हरि चा हरा चा। पाणी पादम, पाणी चा पादौ चा अनियो समाहारः। पितरौ, माता चा पिता चा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के उदाहरण मैंने द्वंद्व समास के बताए। माता पितरौ ये कहलाता है इतरेतर द्वंद्व। इसको हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं कि इसमें माता और पिता दोनों बिल्कुल अलग अलग व्यक्त किए गए। लेकिन यहाँ पर देखिए पितरौ ये कहलाता है एक शेष द्वंद्व, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दोनों एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं लेकिन उसका अर्थ दोनों के रूप में होता है। जैसे पितरौ का अर्थ भी क्या हो गया? माता चा पिता चा। कहते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता भी आते हैं और पिता भी। ठीक है ना। वैसे और एक होता है, जैसे यहाँ पर एक प्रकार का और एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, पहाड़ी पादम। इसमें मैंने क्या किया है? समाहारा प्रयोग किया है। इसका ये है समाहार द्वंद्व। इसको हम क्या बोलते हैं? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व मतलब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा समूह में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हाथ पैर, हम हाथ के साथ हमेशा पैर बोलेंगे। दिन रात, दिन के साथ हम क्या बोलते हैं? रात को भी बोलते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि मैं दिन में काम करता हूँ। जब भी आप कोई बोलता है तो क्या बोलता है कि मैं दिन रात काम करता हूँ, मैं हाथ पैर से काम करता हूँ। तो ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जिसका हम सामूहिक रूप से जिसको हम व्यक्त करते हैं उसे हम समाहार द्वंद्व में शामिल करते हैं, इसलिए उसके बाद हम समाहार शब्द भी जोड़ते हैं। अब अगला समास देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का संक्षेप में यह मतलब होता है जिस समास का दोनों पद के अतिरिक्त या दो से अधिक जितने भी पद हो उसके अतिरिक्त किसी अन्य पद की प्रधानता हो, जहां पर वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे पीताम्बरा, पीताम्बरा को जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य सह। पीतम अंबरम यानी पीला कपड़ा, जिसका पीला वस्त्र हो, अर्थात भगवान विष्णु। ये विष्णु के लिए है, तीसरा पद प्रधान है इसमें। ठीक है ना। वैसे ही देखिए पीत दुग्धा, यहाँ पर पीत दुग्धा लिखा है, पीतम दुग्धम ययासा। क्यों? क्योंकि पीत दुग्धा का मतलब है कि दूध पीने वाली कोई बालिका। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर आया है पीतम दुग्धम ययासा। ये बालिका के लिए प्रयोग हुआ है, किसी तीसरे पद की यहाँ प्रधानता है। ठीक है। वैसे ही देखो लंबोदरा, लंबम उदरम यस्य सह, अर्थात जिसका पेट बड़ा हो। संस्कृत में लंबम मतलब बड़ा, जिसका पेट बड़ा हो, अर्थात कौन? भगवान गणेश। गणेश के लिए है ये लंबोदर शब्द। तो यहाँ पर दोनों पद के अलावा, पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा किसी तीसरे अन्य पद की प्रधानता व्यक्त की गई है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद देखो अंत में मैं आपको बताने जा रहा हूं अव्ययी भाव समास, जिसका मतलब है, अव्ययी से आपको समझ में आ रहा है शब्द से ही, अव्ययी का मतलब होता है अव्यय। जिस समास का पहला पद अव्यय हो वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। हमारे कोर्स में कुछ अव्यय ही है, सारे अव्यय नहीं है। उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप ध्यान देंगे। जैसे उप, उप एक अव्यय है जिसका मतलब होता है समीप या पास में। जब हम समास विग्रह करेंगे तो लास्ट में हमें समीपम जोड़ना पड़ेगा। जैसे उपगृहम, गृहस्य समीपम, पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगाना है और लास्ट में आपको समीपम जोड़ देना है। उपगंगम, गंगाया समीपम। उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम। कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लगाएंगे, पहले पद में जब भी आप समास विग्रह करेंगे षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, लास्ट में समीपम जोड़ देंगे। दूसरा एक और आपके में अव्यय है यथा। यथा का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यथा समयम। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे समयम अनतिक्रम्य।
संस्कृत में अनतिक्रम्य का मतलब होता है उसके अनुसार, एज इट इज, ठीक है ना, मतलब समय के अनुसार, ठीक है। यथा विधि, विधि अनतिक्रम्य, पहले पद में द्वितीय व्यक्ति लगेगी और लास्ट में आपको अनतिक्रम्य जोड़ना है यथा के साथ, ध्यान दीजिएगा। यथा विधि, विधि अनतिक्रम्य, विधि में द्वितीय व्यक्ति लगा देना है और अतिक्रम्य जोड़ देना है। अगला आपका जो अव्यय है वो है निर। निर का मतलब होता है अभाव, कमी, ठीक है ना। जब हम समास विग्रह करेंगे तो लास्ट में आपको अभाव जोड़ना है और पहले पद में षष्ठी व्यक्ति लगाना है इसमें भी। जैसे निर्जनम, जना नाम अभाव, यहाँ जना नाम क्यों है, बहुवचन में क्यों है, क्योंकि जन हमेशा किस में होता है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। जन मतलब लोग, है ना, इसलिए यहाँ बहुवचन लगेगा। अब निर्जलम, जल से अभाव, यहाँ एक वचन लगा है, जल की कमी, यहाँ लोगों की कमी, निर्जनम, जल की कमी, निर्जलम, निर्धनम भी हो जाएगा, धन की कमी, धन से अभाव। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगला देखिए आप में अव्यय है सह। सह का मतलब होता है साथ। हमको यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे तो पहले पद में तृतीय विभक्ति लगाना है और लास्ट में आपको सहितम या सह जोड़ देना है। जैसे सचित्रम, चित्रेण सहितम, सधनम, धनेन सह या धनेन सहितम, दोनों में कोई एक भी जोड़ सकते हैं। सह या सहितम दोनों का मतलब सेम है, कोई अलग नहीं है। अगला देखो अव्यय एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है अनु। अनु का दो रूपों में प्रयोग किया जाएगा। एक तो है अनु का मतलब होता है पश्चात, पश्चात यानी पीछे, ठीक है ना। जैसे अनुरथम, तो पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगा देना है, रथ से पश्चात जोड़ देना है, यानी रथ के पीछे। अनुवृक्षम, वृक्ष से पश्चात यानी वृक्ष के पीछे आपको पश्चात जोड़ना है। कोई भी शब्द हो जाए, अनुगृहम भी आ जाएगा इसमें, गृह से पश्चात। अनुमंदिरम, मंदिर से पश्चात, ठीक है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। अनु का एक और यहाँ पर दूसरे रूप में भी प्रयोग होता है। अनु का मतलब होता है योग्य, योग्यता के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ जो क्वालिटी वाले वर्ड हैं, है ना, वो यहाँ पर प्रयोग किया जाए। जैसे रूप, गुण, ये शब्द प्रयोग होंगे, ठीक है ना। जैसे अनुरूपम, इसमें भी रूप से योग्यम जोड़ना पड़ेगा। अनुगुणम, गुण से योग्यम। समझ में आया? मुझे लगता है कि स्टूडेंट आपको समास के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ मैं आपको समास की ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।